दिल्ली के साउथ सिटी गुलमोहर पार्क में अकेले रहने वाले रिटायर्ड बैंक अधिकारी नरेश मल्होत्रा के साथ हुई ये ठगी न केवल उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के लिए भारी नुकसान साबित हुई, बल्कि देश में डिजिटल अपराध के बढ़ते स्तर पर भी गंभीर सवाल खड़ी करती है। इस घटना में 47 दिनों तक चले डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के दौरान कुल 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठगों के खाते में ट्रांसफर किए गए। घटना की शुरुआत 1 अगस्त को हुई, जब एक महिला ने खुद को एयरटेल की कर्मचारी बताकर नरेश से संपर्क किया। उसने दावा किया कि उनके लैंडलाइन नंबर का इस्तेमाल मुंबई में कई बैंक अकाउंट खोलने के लिए हुआ है, जो पुलवामा आतंकी हमले और 1300 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग से जुड़ा है। इसके बाद नरेश को बताया गया कि उन्हें एनआईए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ समय बाद फर्जी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वीडियो कॉल कर जोड़ा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। साइबर अपराधियों ने उन्हें बैंक फ्रॉड में शामिल होने का डर दिखाया और फर्जी अरेस्ट वारंट, चार्जशीट और दस्तावेज भेजकर पीड़ितों को भ्रमित किया। नरेश को डराया गया कि किसी को इस बारे में बताएंगे तो उन्हें पीएमएलए के तहत 6 महीने की हिरासत दी जाएगी। इसके साथ ही सहयोग करने पर सुरक्षा भरोसा भी दिया गया। अपराधियों ने उनके हर वित्तीय और व्यक्तिगत विवरण पर नजर रखने का दावा किया और 24 घंटे सर्विलांस का डर दिखाया। साइबर अपराधियों ने नरेश मल्होत्रा को शेयर मार्केट से निवेश बनाने और 12 करोड़ 84 लाख रुपए उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर करने को मजबूर किया। इसके पहले वो 14 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट से और बाद में 9 करोड़ 90 लाख रुपए अन्य बैंक अकाउंट में भेज चुके थे। कुल मिलाकर पीड़ित ने 22 करोड़ 92 लाख रुपए ठगों को दिए। 4 सितंबर को फर्जी ईडी अधिकारी ने कहा कि केस ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के कथित आदेश के अनुसार उन्हें आरबीआई में 5 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। इस आदेश की कॉपी पर फर्जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साइन तक किए गए थे। शक होने पर नरेश ने पैसे जमा करने से इनकार किया। अंततः नरेश ने हिम्मत जुटाई और पुलिस को घटना की सूचना दी। इस पूरे मामले में ये दिखा दिया है कि अनुभव रखने वाले बैंक अधिकारी भी साइबर अपराधियों की मनोवैज्ञानिक चालाकियों और डराने धमकाने की रणनीति में फंस सकते हैं। इस ठगी ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या साइबर सुरक्षा एजेंसियां और बैंकिंग सिस्टम ऐसे मामलों में पर्याप्त सतर्क है? क्या डिजिटल लेन देन की निगरानी और सच्चाई की पुष्टि के लिए लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूकता दी जा रही है? क्या रेगुलेटरी सिस्टम में ऐसे मामलों की त्वरित रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय मौजूद हैं? पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और लगभग 2 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि फ्रीज कर दी है, जो कुल ठगी की तुलना में नगण्य है। इस घटना से स्पष्ट हुआ है कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड केवल तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक जाल और भय के माध्यम से धन वसूलने का जटिल खेल बन चुका है। ये घटना न केवल व्यक्तिगत वित्तीय नुकसान की कहानी है, बल्कि डिजिटल धोखाधड़ी के नए मॉडल और साइबर अपराधियों की रणनीतियों को उजागर करती है। अगर अनुभवी बैंक अधिकारी तक ठगी का शिकार हो सकता है, तो आम नागरिक कितने असुरक्षित हैं, ये भी गंभीर चिंता का विषय है। जागरूकता, सख्त नियम और तकनीकी सुरक्षा के अभाव में ऐसे अपराध बढ़ते रहेंगे। इस पूरे मामले से स्पष्ट होता है कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड जैसे मामले अब केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा की चुनौती बन चुके हैं। भविष्य में इस तरह की ठगी से बचने के लिए बैंकिंग और साइबर सुरक्षा तंत्र में सुधार और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता बेहद जरूरी है।